हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो है श्री राजगोपालचारी ने एक फार्मूला लाया था जुलाई 1944 में। और उस फार्मूला के अनुसार यह था कि गांधी जी ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से बात किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने राजगोपालचारी फार्मूला को जो है नहीं माना, और बाद में कांग्रेस ने भी नहीं माना। गांधी जी ने जिन्ना राजगोपालचारी को कहा था कि कायदे आजम, गांधी जी ने ही 1944 में ही कायदे आजम कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता। लेकिन खैर राजगोपालचारी फार्मूला न कांग्रेस ने अपनाया और न ही मुस्लिम लीग ने अपनाया। फिर इसी समय ब्रिटेन में कुछ स्थिति बदल रही थी और भारत में भी स्थिति बदल गई। वह यह हुआ कि पहले यहां भारत का उसमें वायसराय था लिनलिथगो जो है यहां से अक्टूबर 1944 में यहां से चला गया। अक्टूबर 1944 में चला गया। उसकी जगह वायसराय बनकर आया बेवेल। अक्टूबर 1944 में वायसराय भारत का बनकर आया बेवेल ने चाहा कि जो भारत में भी राजनीतिक गतिरोध चल रहा है उसको दूर किया जाए। बेवेल ने चाहा कि जो राजनीतिक गतिरोध है, शांति जो भारत में भी नहीं बन पा रहा है, शांति लाने के उद्देश्य से उसने जो है 4 जून 1945 को एक योजना रखा। 4 जून 1945 को एक योजना रखा भारतीय नेताओं के सामने में। जो भी भारतीय राजनीतिक दल थे उनके सामने में 4 जून 1945 को शांति लाने के उद्देश्य से जो है एक प्रस्ताव रखा। और शांति लाने के लिए सबसे पहले उसने लॉर्ड वेल ने काम किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो भी नेता गिरफ्तार थे सबको जो है छोड़ दिया, जेल से रिहा कर दिया। और फिर शांति लाने 4 जून 1945 को जो है उसने भारतीय राजनीतिक दलों के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव यह था कि पहला प्रस्ताव था कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। दूसरा यह था इस कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्य की संख्या और सवर्ण हिंदू की संख्या समान होगी। जो सबसे डेंजरस पॉइंट यही था। कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्य की संख्या और सवर्ण सदस्य की संख्या एकदम समान होगी। जो कार्यकारी परिषद होगा उसमें वायसराय और सेनापति या युद्ध मंत्री कह लीजिए, सेनापति या युद्ध मंत्री जो भी कह लीजिए इसको, ये दोनों जो है अंग्रेज होंगे, मतलब ब्रिटिश होंगे। और बाकी जो भी कार्यकारिणी का पोस्ट होगा वो सारा पोस्ट जो है भारतीयों से लिया जाएगा। चौथा पॉइंट यह कि वायसराय अपने पास जो है प्रतिरक्षा विभाग भी रखेगा। यह विभाग भारतीयों को वह नहीं देगा। गवर्नर जनरल जो वायसराय है वो वीटो का अधिकार करेगा, वीटो का अधिकार उसके पास रहेगा, लेकिन बिना कारण के वो नहीं करेगा, यथोचित कारण के करेगा। लेकिन ये तो अब यथोचित कारण क्या होता है, या तो डिसीजन वही लेगा। इसलिए यह कहना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो ये नई कार्यकारिणी परिषद है एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के रूप में काम करेगी। एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के रूप में काम करेगी। ये था पॉइंट। एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के रूप में काम करेगी। और एक लास्ट पॉइंट यह था कि युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो युद्ध के बाद जो है भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। यहां तक तो बात सही है।
और इन सारे मैटर पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी की परिषद के गठन के लिए जो है, जो मतलब कौन जो सवन मतलब सवन हिंदू में कौन आएगा, चाहे मुसलमान कौन बनेंगे, ये डिसीजन लेने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, 25 जून को सम्मेलन बुलाया गया। 25 जून में शिमला को बेवेल ने एक सम्मेलन बुलाया। इसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। लगभग 21 राजनीतिक दल के नेताओं ने इसमें 21 नेताओं ने इसमें भाग लिया, 21 नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस ने भेजा था मौलाना अबुल कलाम आजाद को इसमें बात करने के लिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के, क्योंकि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे, तो नेचुरल बात है कि वही जाते बात करने के लिए, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेजा गया। वायसराय ने घोषणा किया कि कुल जो है वायसराय की कार्यकारिणी में 14 सदस्य होंगे, और कहा था कि वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य और सवन हिंदू की संख्या समान होगी। तो 5 मुसलमान के लिए कर दिया, 5 जो है सवन हिंदू के लिए कर दिया, और 4 जो है वो अनदल के लिए रखा गया। अब यहां पर दिक्कत ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मुस्लिम व्यक्ति है और मुस्लिम को चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग के पास है। मुस्लिम लीग को ही मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार है, क्योंकि मुस्लिम लीग ही एकमात्र भारत में जो भी मुस्लिम रहते हैं उसके प्रतिनिधि पार्टी है। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि वो मुस्लिम सदस्य चुन सकता है। एक तरह से मुस्लिम मैटर पर मुस्लिम लीग को वीटो का अधिकार मिल गया, और यह ऐसा अधिकार मिल गया कि उसने पूरे सम्मेलन को जो है एक तरह से अंतिम में जो बेवेल योजना था, शिमला सम्मेलन था, वो असफल हो गया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का साफ कहना था कि भारत के मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि संस्था जो है वो मुस्लिम लीग ही है। और इस बात पर जो है बेवेल ने इस योजना को समाप्त कर दिया। कहने का अर्थ कि वह बेवेल जो है मुस्लिम लीग और जिन्ना के इस मांग से सहमत हो गया कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है। एक तरह से क्रांतन उसने संप्रदायवाद को या भारत विभाजन को जो है मौखिक समर्थन दे दिया बेवेल ने। इसी समय इंग्लैंड में भी राजनीतिक स्थिति बदल गई। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में, और उसके नेता प्रधानमंत्री थे चर्चिल। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और 1940 से लेकर 1945 तक चर्चिल जो है कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। लेकिन 1945 में जब चुनाव हुआ तो वहां पर आ गया आपको लिबरल दल आ गया, और लिबरल दल उदारवादी दल के नेता आ गए क्लेमेंट इटली। प्रधानमंत्री बन गए। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया भारत के लिए कि वह था कि भारत में आम चुनाव कराने की बात कर दी। मतलब 1945 में भारत में आम चुनाव होगा, ये इटली ने सबसे पहले आते ही घोषणा किया प्रधानमंत्री बनते ही भारत के लिए। और फिर जो है सर पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त कर दिया। पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त कर दिया इटली ने। भारत में 1945 में चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, और इस इलेक्शंस में का रिजल्ट आया दिसंबर 1945 में। दिसंबर 1945 में चुनाव इसका रिजल्ट आया। इस रिजल्ट का जो परिणाम है वह बहुत ही कांग्रेस के लिए अनुकूल था, क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद में कुल जो सीट था वो 102 था, उसमें कांग्रेस को 57 सीट मिला। मुस्लिम लीग के लिए 30 रिजर्व सीट था, उसमें जो है मुस्लिम लीग ने सफलता पाई थी अपने रिजर्व सीटों पर। लेकिन जो जनरल इलेक्शन जहां से हो रहा था वहां पर कांग्रेस ने अच्छी खासी सफलता प्राप्त की। प्रांतीय विधानसभा में आए तो 3 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, चाहे बहुमत नहीं मिला। पंजाब में नहीं मिला, बंगाल में नहीं मिला, और सिंध में नहीं मिला।
बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। कहने का अर्थ कि मुस्लिम लीग की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुस्लिम लीग भी इस चुनाव में बुरी तरह हारा। मुस्लिम लीग भी इस चुनाव में बुरी तरह हारा। हिंदू महासभा की भी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी और वामपंथी की भी स्थिति इस चुनाव में ठीक ठाक नहीं थी। कांग्रेस ने जोरदार इसमें सफलता प्राप्त किया। इस चुनाव में लगभग 3 प्रांतों को छोड़ के भारत के सभी प्रांतों में मुस्लिम कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने के लायक वोट था, बहुमत प्राप्त किया था। तो यह हो गया इस समय का जो चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ वह यह। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट घटना हो गया, वह हो गया नौसेना में विद्रोह। नौसेना में विद्रोह नौसेना में विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को, बंबई में हुआ था। बंबई में एक जहाज था INS तलवार, उस पर एक दत्त करके एक रेडियो ऑपरेटर थे, मतलब नौसेना में ही रेडियो ऑपरेटर थे दत्त जी। बहुत इज्जत से नाम लेना चाहिए इन लोगों का, दत्त जी बोलना चाहिए। दत्त जी ने INS तलवार पर लिख दिया भारत छोड़ो। यह बात अंग्रेजों को पता चला। तो जब अंग्रेजों को पता चला तो जो नौसेना के सैनिक थे और अधिकारी थे, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये गैर कमीशन थे। ये जो सेना के अधिकारी और सैनिक थे, ये गैर कमीशन थे। इनको रेटिंग्स कहा जाता था। गैर कमीशन थे, इनको रेटिंग्स कहा जाता था। तो सारे सैनिक और अधिकारी ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का ये मतलब नस्लीय भेदभाव था, आरोप था, और भोजन ठीक ठाक नहीं मिलता था। ये भी था, पर्याप्त भोजन नहीं मिलना। ये 2 कारण दिया गया था, लेकिन ये कारण अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। और ये जो बंबई में विद्रोह फैला, तो ये विद्रोह जो है फैलकर कराची, कलकत्ता और मद्रास तक फैल गया। इसी समय MS खान थे। उन्होंने ही इस विद्रोह के जो मतलब नौसेना का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व MS खान ने ही किया था। और बाद में जो है ब्रिटिश सरकार काफी तंग में आ गई थी। तो फिर जो है 22 फरवरी को, इंपॉर्टेंट बात यह कि 22 फरवरी 1946 को बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल हुआ नौसेना के समर्थन में। और कहा जाता है कि 20 लाख बंबई के मजदूरों ने जो है हड़ताल कर दिया था। गेटवे ऑफ इंडिया पर, बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचकर जो है सेना के लिए भोजन लेकर पहुंच गए थे। पुलिस ने गोलियां चलाई थी, बहुत लोग मरे भी, घायल हुए। तो लेकिन इन लोगों ने वीरता का जो पैमाना प्रस्तुत किया, वो लगता था कि 1857 विद्रोही का जो है याद दिला रहा था इन लोगों को। काफी वीर थे, लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश सरकार इसका काफी क्रूएल जो है किया, लेकिन ये झुकने को तैयार नहीं हो रहे थे। बाद में वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के कहने पर इन लोगों ने जो है 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन इन्होंने यह कहा कि हम ब्रिटिश के सामने सर नहीं झुका रहे हैं, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो इतना इन लोगों का मतलब आप कह सकते हैं कि इनके इतिहास को आज तक प्रकाशित नहीं किया गया है और इस पर पर्याप्त लेखन भी नहीं हुआ है। लेकिन जो इतिहास में इनका पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। इन लोगों के जो इन सैनिकों ने जो बलिदानी वीरता दिया है, उनको पर्याप्त स्थान इतिहास में मिलना चाहिए। इस विद्रोह के ये सब कारण थे, नस्लीय भेदभाव, भोजन। इन सैनिकों ने बाद में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ सुर में सुर मिलाया। और दूसरा बात कि इंडोनेशिया में जो भारतीय सैनिक गए थे, उनको वापसी की मांग कर रहे थे। तो खाली यही था INS विद्रोह, नौसेना में विद्रोह। तो यही है आपका आज। अब हम लोग बहुत कैबिनेट मिशन की ओर पहुंचेंगे। अब धीमे धीमे भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसके आगे का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।